दोस्तों, एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर। उसकी एक स्टडी में कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं डेल्टा वेरिएंट के लिए। बात करेंगे इसकी। वेलकम टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में पाया गया था और आज की डेट में ये 170 देशों में डोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा ये उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीटेड है, और या फिर वो लोग जिनको कोरोना हो गया है और उससे ठीक हो चुके हैं, मतलब जिनकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं वायरस के लिए, ये उनको ज़्यादा हो रहा है, उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसका रीज़न एक तो ये है कि इसके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन्फेक्ट करने की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैक्सीनेशन और इम्यून सिस्टम को इवेड कर जा रहा है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम इतना केपेबल नहीं है कि इस डेल्टा वेरिएंट को रोक सके आपको इन्फेक्ट करने से। और तकरीबन अच्छा, डेल्टा वेरिएंट को B.1.617.2 लीनिएज कहा जाता है, और सबसे पहले महाराष्ट्र में ही पाया गया था, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो केरला और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट अभी भी पाया जा रहा है, और 170 कंट्रीज़ में डोमिनेंट है ये डेल्टा वेरिएंट। काफ़ी चिंताजनक बात है, और जितनी जल्दी हो सके जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है अपना, तुरंत अभी जा कर लें, अपना स्लॉट बुक करें और अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाएं और अपने परिवार को भी वैक्सीनेट करवाएं। तो इस स्टडी में और क्या क्या पाया गया उसकी बात करेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट जो है ये, मतलब जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं उनमें 8 गुना ज़्यादा पाया जा रहा है, और जो लोग, मतलब उन लोग को फिर से इन्फेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी एक बार कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, जिनको एक बार कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, उनमें 6 गुना ज़्यादा पाया जा रहा है। मतलब डेल्टा variant is 8 times more likely to cause infections among those who are already vaccinated, and 6 times more likely to reinfect those people who have recovered from previous variant और previously समझ रहे हैं आप लोग। तो ये है वैक्सीन। अच्छा, इस स्टडी के लिए जो वैक्सीन कंसिडर की गई थी वो तीन वैक्सीन थी। एस्ट्राजेनेका की, जिसकी जो इंडिया में अगर बात करें तो कोविशील्ड है, फाइजर और बायोएनटेक की। तो इसमें जो डेल्टा वेरिएंट है इसके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये इनफेक्ट और मतलब इसको स्पीड एक तरह से कह सकते हैं, इन्फेक्ट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स, और एज़ कम्पेयर टू B.1.617.1 लीनिएज। तो और इसका मल्टीप्लिकेशन रेट या रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा होने का एक रीज़न तो ये है कि ये स्पाइक मीडिएटेड एंट्री कर रहा है। और अभी एक ऑब्जर्वेशन में ये भी पाया गया है इसी स्टडी में कि न्यू दिल्ली के 130 हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो कि फुली वैक्सीनेटेड थे, उनमें डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, और वो फुली वैक्सीनेटेड थे। तो अब इस पर अनुराग अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं CISR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली में, उनका कहना है कि ये वेरिएंट जो है ये दिस वेरिएंट इज़ फास्टर एंड रिड्यूस्ड प्रोटेक्शन गेन फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीन। मतलब आप अब देखिए, आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट कर ली, या फिर आपने वैक्सीन करा ली तो आपने एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर ली अपनी बॉडी में। तो दोनों तरह की एंटीबॉडीज को ये मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस डेल्टा वेरिएंट पर, किसी भी एंटीबॉडीज का। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीनेशन कराना सबको है, क्योंकि हम सबको, जिसको भी हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, वो सीरियस नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन कराने से फ़ायदा ये है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत
हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चांसेस भी ज़्यादा हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या आप ऑलरेडी एक बार आपको कोविड हो चुका है और फिर से आपको कोविड होता है तो चांसेस हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं जो ट्राई कर रही हैं डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए। ये भी अनुराग अग्रवाल ने बोला है, जो कि डायरेक्टर हैं CISR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में, दिल्ली में। कुछ और एविडेंसेस पाए गए थे। देखिए मैंने इसमें बोल्ड लेटर से भी लिखा है, स्टिल वैक्सीन डज रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन एज देयर आर फार मोर लेस चांसेस दैट वन नीड टू हॉस्पिटलाइज। और वो लोग, उन लोग का इलाज घर पे भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आप सब लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए। कुछ और एविडेंसेस इस स्टडी में आए थे, जिसमें 4 स्टडीज़ थी, 2 US की थी, एक UK की थी और एक कतर की थी, WHO ने बोला है। अब UK की जो स्टडी में वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम पाई गई है, उस वैक्सीन का नाम था एस्ट्राजेनेका। मतलब एक्स्ट्राजेनेका टाइम के रहते या डेल्टा वेरिएंट के लिए धीरे धीरे इफेक्टिव कम होती जा रही है, ऐसा UK की स्टडी में पाया गया है। और एज कंपेयर टू अल्फा, मतलब डेल्टा वेरिएंट के लिए जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें एंटीबॉडीज़ उस वैक्सीन में कम है। तो सोचने वाली बात है, पर वैक्सीन लगवाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। तो ये जो जर्नल है नेचर, ये कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसके जो सारे टेस्ट किए गए, स्टडी की गई, ये सारे लैब बेस्ड है। सब कुछ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हुआ, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हुआ। तो अब देखिए, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट करना और एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में टेस्ट करना, इन दो, अब जाहिर सी बात है, अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक तरह से रिजल्ट एंटीसिपेट हो रखा होगा कि हाँ ऐसा ऐसा रिजल्ट आ सकता है। पर जब आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं तो आपको भी नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या होगा उस टेस्ट का। तो उसी तरह ये भी है कि अगर आप लैब में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लैब में टेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे हैं उस डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। और इम्यून सिस्टम देखिए 2 तरह की है। एक तो ये जो हम लोग वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, और दूसरा बॉडी में एक ना पहले से ही T सेल्स नाम के सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक वाइटल रोल निभाते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये स्टडी सिर्फ वैक्सीनेशन से पैदा की गई एंटीबॉडीज़ के बारे में है, T सेल्स के बारे में इस स्टडी में कोई डेटा नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है स्टडी का कंक्लूसिव ना होने का। और डेल्टा वेरिएंट जो है, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले बोला, जिनको, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं या जो लोग कोरोना से एक बार ठीक हो चुके हैं। अब देखिए, ये तो शुरू से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन डज नॉट प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन बट डेफिनेटली रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, माइट नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सेट्रा। मतलब 100% प्रोटेक्शन तो किसी वैक्सीन ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, और सबको पता भी है ये चीज़। पर वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम कर देती है, सीरियसनेस कम कर देती है, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंसान को हॉस्पिटल जाना ही पड़े, और वैक्सीन फिर भी इफेक्टिव है। ये मतलब कहने का मतलब ये था कि डेल्टा, जो भी वैक्सीन अभी तक आई हैं वो डेल्टा वेरिएंट पर उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जैसे अभी तक के वेरिएंट्स पे काम कर रही थी। और डेल्टा वेरिएंट के लिए शायद जो है 5 to 8 टाइम्स मोर, मतलब 5 से 8 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा वेरिएंट को ब्लॉक करने के लिए, डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए। तो ये था। अब क्या क्या किया जा सकता है इस न्यूअर, जैसे जैसे अब देखिए, चांसेस हैं कि अभी हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, कप्पा और डेल्टा, ये 4 वेरिएंट्स हैं। ये 4 वुहान की ओरिजिनल म्यूटेशंस हैं, जो ओरिजिनल वुहान में वायरस स्प्रेड हुआ था उसके 4 म्यूटेशंस हैं हमारे पास।
जिसमें डेल्टा अभी तक प्रिवेलेंट है इस टाइम पे, और उम्मीद है कि आगे भी ये म्यूटेट होंगे। तो इन 4 के अलावा और भी नाम जुड़ेंगे इस लिस्ट में। तो सबसे इफेक्टिव तरीका है कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है इसको रोका जाए। म्यूटेशन रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए और वैक्सीनेशन करवाइए अपना अपना। और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो इस तरह की स्टडीज़ हो रही हैं, जैसे ये इस ये जो नेचर जर्नल है, इसका भी इस तरह की स्टडीज़ और आगे होनी चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जा रही हैं ह्यूमन बॉडी में, ये कितना इफेक्टिव हैं। ये वैक्सीन्स जो दी जा रही हैं लोगों को, ये कितना इफेक्टिव है और किन किन वेरिएंट्स पे इफेक्टिव है और कब तक इफेक्टिव रहेगी। इससे क्या होगा कि हमें जो आने वाली वैक्सीन्स हैं, जो नई वैक्सीन्स अभी और जो बन रही हैं, उसको अपग्रेड करने में, उसकी इफेक्टिविटी बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में और हेल्प मिलेगी, ताकि वो आने वाले जो म्यूटेशंस हैं, आने वाले जो वेरिएंट्स हैं जो अभी पता नहीं है, उनसे लड़ने में मदद करें। और ये भी पता चल जाएगा कि जो हम लोग जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, उनको कोई और बूस्टर्स या उनको किसी और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि नहीं। अपग्रेडेशन इन द सेंस, मान लीजिए मैंने अगर कोवैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है वो 6 महीने बाद अगर कम हो रही है, तो उसको फिर से रिन्यू करने के बाद क्या किसी और वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, इसको भी देखना ज़रूरी है। और अगर पड़ती है ज़रूरत अपग्रेड करने की या किसी बूस्टर्स की या किसी एक्स्ट्रा डोजेस की, तो वो डोजेस, वो वैक्सीन्स मार्केट में गवर्नमेंट को अवेलेबल करना चाहिए, हो जाए, तभी इसको रोका जा सकता है। नए म्यूटेशंस जो न्यूअर म्यूटेशंस हैं, उनको रोका जा सकता है। लास्ट में बस यही कहूँगा कि अपने जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बोलिए, मोटिवेट करिए वैक्सीनेशन कराने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।